देख लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे हम अभी तक। जो लास्ट स्टार्ट किया था हमने टॉपिक, वो यही था। ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब समझा था कि डॉट प्रोडक्ट जो आएगा, आंसर जो भी आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। सबसे पहले तो ये था, इसका जो भी आंसर आने वाला है वो एक स्केलर क्वांटिटी, और आंसर आएगा क्या वो हमने ये देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर हैं दोनों नोन है, उनके बीच अगर एंगल थीटा है वो भी पता है, तो हम जो आंसर आने वाला है ए डॉट बी का, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। दिस विल बी द आंसर ऑफ ए डॉट बी is equal to magnitude of A, magnitude of B and cos of angle between them. ओके। फिर हमने देखा था कि अगर ये क्वांटिटी स्केलर है तो स्केलर क्या हो सकता है, स्केलर कैन बी पॉजिटिव, स्केलर कैन बी नेगेटिव, और स्केलर कैन बी जीरो। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी बनती है इसके लिए। तो हम जो देखे थे उसमें, तो हमने देखा था कि ये पॉजिटिव कब होगा, अगर एंगल एक्यूट होगा। दो वेक्टर के बीच अगर एक्यूट एंगल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसे आने वाला है, डॉट प्रोडक्ट हमारा जो है पॉजिटिव आने वाला है। और अगर ये जीरो आया तो जीरो आने की पॉसिबिलिटी है जब ये कॉस है, कॉस जीरो, तो मतलब एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये अगर नेगेटिव आता है तो कोस नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यही क्वांटिटी ऐसी है जो इसको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बना सकती है, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड आर ऑलवेज पॉजिटिव, अनलेस कि ये दोनों नल वेक्टर, इनमें से कोई एक नल वेक्टर ना हो। और वो हम कंडीशन लेके नहीं चल रहे कि कोई दोनों जो है नल वेक्टर नहीं है। ठीक है। तो तीसरा बचता ऑब्ट्यूस एंगल। तो कोस नेगेटिव होगा ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकता है। ये अभी तक हम किए हैं, इसको लेकर के जो हमारा अभी तक का ये रहा है। फिर हमने प्रॉपर्टी शुरू की थी, तो मैं प्रॉपर्टी फिर से बताना शुरू कर रहा हूँ कि क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसके लिए यूज करते हैं हम। हाँ जी, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। There's some issue with this. तो कोई और ऐप यूज करता हूँ। हम्म, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ जी, तो हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यूज करना शुरू किया था। तो डॉट प्रोडक्ट में हम जो पहली प्रॉपर्टी पढ़े थे लास्ट लास्ट क्लास में ही देख लिए थे हम, फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले थे डॉट प्रोडक्ट के लिए, वो था कि ए डॉट बी जो है, कि ए डॉट बी मस्ट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ए डॉट बी जो है बी डॉट ए के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये भी जो होता है ये भी ए बी कॉस थीटा आता है, और ये क्वांटिटी कितनी आएगी, बी ए कॉस थीटा। तो दोनों क्वांटिटी स्केलर में सेम टर्म में आएगी, क्योंकि वो डायरेक्शन तो है नहीं कि बी ए का डायरेक्शन ए बी से अलग हो जाएगा, ये तो प्रोडक्ट है जस्ट। तो ये जो है, तो आप इसको इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो कि डॉट प्रोडक्ट इज क्यूमुटेटिव, कि डॉट प्रोडक्ट जो है क्यूमुटेटिव है।
सेकंड देखिए, ये प्रॉपर्टी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। सेकंड प्रॉपर्टी जो हम देख रहे थे वो था डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है इसके लिए। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में कैसे रहेगा कि अगर ए डॉट बी प्लस सी लिखें, अगर हम ऐसा वेक्टर लिखें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आप इसको इस तरीके से मैनेज करके लिख सकते हो। ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए जो है बी के साथ भी प्रोडक्ट हो जाएगा और ए का प्रोडक्ट सी के साथ भी हो जाएगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं को लेकर के, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डॉट प्रोडक्ट का यूज बताता है कि डॉट प्रोडक्ट यूज कहाँ होता है। जो डॉट प्रोडक्ट है, जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ से लिखिए आप, यहाँ तक तो पढ़ लेते हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट का यूज करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि अगर सपोज आपको ए डॉट बी मालूम ही है कुछ किसी तरीके से, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी पता है, तो आप कोस थीटा का एंगल निकाल सकते हैं। तो कोस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो आपका आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी। ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। ये समझ आया? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है कि हम कैसे, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जैसे ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, और इनके बीच अगर एंगल है थीटा, तो कोस थीटा ये आपका ये प्रोडक्ट होगा। अब आप पूछोगे कि सर ये तो हम ये क्या पता होगा, ये न्यूमरेटर क्या पता होगा? हाँ ये पता होगा, या फिर और कोई तरीका होगा इसको निकालने का, या तो ये गिवन होगा ए डॉट बी, या फिर इसको निकालने का कोई और तरीका होगा जो कि हमें अभी आगे पढ़ने वाले हैं। या तो उस तरीके से इसको निकाल लीजिए और फिर मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आप कोस थीटा एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आप मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर दूं, आप इसको इस तरीके से भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। आप इसको ए को इसके नीचे लिख दीजिए और बी वेक्टर को इसके नीचे लिख दीजिए ब्रेक करके। तो व्हाट दिस विल बिकम, इट विल बिकम ए कैप डॉट बी कैप, क्योंकि ये क्वांटिटी बन जाएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और ये क्वांटिटी बन जाएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो कोस थीटा जो होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो है, is nothing but it can also be written as direction vector of A and direction vector of B, यानी कि यूनिट वेक्टर A डॉट यूनिट वेक्टर B, उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को लेकर के भी वो आ सकता है। ऐसे भी आप उसको फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हो बहुत सिंपल टर्म में, कि A डॉट B को ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आपका ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल। और यहाँ पे कोस, अगर आपको किसी तरीके से ए डॉट बी पता चल जाए तो मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी से डिवाइड करके आप उसका एंगल भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी देख लीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी, इट कैन बी यूज्ड, it can be used to find
कंपोनेंट वेक्टर along some other vector, component of a vector along some other vector. ये इसको फाइंड करने के काम भी आ सकता है. इट कैन बी यूज टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग सम अनदर वेक्टर. जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में कंपोनेंट निकालने के बारे में बताया था. कंपोनेंट कैसे निकालते हैं वो एक बार दोबारा देख लीजिए, क्या क्या हमने पढ़ा था वहां पे. अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर है और कोई वेक्टर बी वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है और ये एंगल है थीटा, तो अगर ए का बी के अलोंग कंपोनेंट पूछूं तो आप क्या बोलते थे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये साइड निकाल देते थे, ये वाला. तो इसको बोलते थे ए कॉस थीटा. ठीक है, और इसको बोल देते थे, ये परपेंडिकुलर साइड जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था उसको बोल देते थे ए साइन थीटा. उसको यहाँ भी दिखा सकते हो आप ए साइन थीटा को, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है. तो आप अगर मैं अब बोलूं कि ए साइन थीटा क्या है, ए साइन थीटा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ए कॉस थीटा जो है पैरेलल कंपोनेंट है जो बी के पैरेलल है. तो ए cos थीटा का मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूं क्या होगा, तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग सम अदर वेक्टर. तो मुझे ए का कंपोनेंट बी के साथ, तो ए cos थीटा बेसिकली क्या है, ए cos थीटा इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर. कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर जो है वो आपका ये ए cos थीटा आ जाएगा. इसी तरीके से अगर मैं b, अगर इसी को मैं b के टर्म में देखूं, यही अगर मैं b के लिए बनाऊं तो आप इसको b के लिए भी बना सकते हो कि सर अगर b का कंपोनेंट निकालना हो a के अलोंग, ये लास्ट क्लास में सीख चुके हैं हम. तो आपको क्या करना है, b से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए. कहाँ पे, a की लाइन पे, यहाँ पर. तो ये जो कंपोनेंट आएगा, ये जो कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक का, ये जो साइड आएगी ये आएगी b cos थीटा. तो b cos थीटा क्या आएगा, a cos थीटा तो यही है, बट इज b cos थीटा. तो b cos theta can be written as component of b vector along a vector. कि b का कंपोनेंट है a की डायरेक्शन में. इतना समझ आया केशव? यस सर। अब हमें ये निकालना सीखना है कि इसको डॉट प्रोडक्ट का क्या यूज हुआ सर इसमें. डॉट प्रोडक्ट हमें पता था कि ए बी, अगर मैं ऐसा लिखूं, डॉट प्रोडक्ट के टर्म में जाऊं, तो ए बी कॉस थीटा मुझे ए डॉट बी से आता है. ए डॉट बी अगर मुझे पता हो किसी तरीके से, ये क्वांटिटी मुझे पहले पता हो, तो मैं ए डॉट बी से इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ. और मुझे इसमें ये टर्म भी दिख रहा है, ये टर्म भी दिख रहा है. ये क्या टर्म है, ए कॉस थीटा. तो अगर आप सिर्फ इससे ए कॉस थीटा निकालना चाह रहे हैं, तो ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए डॉट प्रोडक्ट विद बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड. बहुत ही सिंपल हो जाएगा. तो व्हाट दिस क्वांटिटी विल बिकम, ए cos थीटा. और ए cos थीटा क्या था हमारा, जो अभी ऊपर लिखा है, दिस इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर. कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर. अभी देखो, अभी बहुत ही लेम लग रहा होगा आपको कि क्या लिख दिया ये. थोड़ी देर में क्वेश्चन कराऊंगा ना तो समझ आ जाएगा कि कैसे हम निकाल रहे हैं ए cos थीटा को इनडायरेक्टली यूजिंग द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ दिस ए डॉट बी. ठीक है, अगर मैं इसी फॉर्मूला से इसको एक एक तो मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, इसी फॉर्मूला से अगर मैं बी cos थीटा लिखना चाहूँ, तो बी cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वही न्यूमरेटर तो रहेगा ए डॉट बी, और नीचे क्या जाएगा, मैं ए को यहाँ ले आता हूँ डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए. तो ये मेरे को दे देगा
ये जो क्वांटिटी देगा ये मेरे पास आ जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो मेरे को कोई भी निकाल सकता हूँ। अगर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग निकालना है तो ये आ जाएगा, और बी का कंपोनेंट ए के अलोंग निकालना है तो ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। ऐसे निकाला जा सकता है। तो पहले ये समझ आना चाहिए कि निकालने को पूछा क्या जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं ए, एक वेक्टर ए है और उसका कंपोनेंट बी के अलोंग बताइए, तो बेसिकली ए कॉस थीटा पूछा जा रहा है। और अगर एक वेक्टर बी है उसका कंपोनेंट ए के अलोंग बताइए, तो आपसे बी कोस थीटा पूछा जा रहा है। तो ये टर्म भी समझ आने चाहिए कि जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो क्या पूछा जा रहा है। आपसे ए कोस थीटा पूछा जा रहा है, ए कोस थीटा, क्योंकि क्वेश्चन इस लैंग्वेज में होगा। ये जो इस साइड लिखे है, ये वाली जो येलो से हाईलाइटेड है, कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, इस तरीके से लैंग्वेज आएगी आपके पास क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और इसको देखो। अगर मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं ना, आप इसी चीज को, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, सारी पड़ी हुई है। देखो, इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर ये वाले टर्म को मैं बी कैप बना दूं, ये वाले टर्म को मैं बी कैप बना दूं, तो आप इसको ए डॉट बी कैप भी लिख सकते हो, कि ए का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए बी कैप के साथ। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हो इसको ए डॉट ए कैप डॉट बी वेक्टर, या फिर आप इसको, क्योंकि क्यूमुलेटिव तो है ही, तो बी वेक्टर डॉट ए कैप भी लिख सकते हो। तो ये टर्म याद रखने कि कैसे आ रहे हैं, डिराइव कैसे हो रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है अभी तो। ठीक है, ये भी है। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आए कि व्हाट इज दिस, तो आप ये बोलोगे दिस इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। वो कंपोनेंट क्यों बोला जा रहा है वो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने जब ऊपर कंपोनेंट में ब्रेक करके वेक्टर का रेजोल्यूशन करना सीखा था, तो हमने ये देखा था कि ए को दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। वन अलोंग द वेक्टर एंड अदर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। दो कंपोनेंट में हम उसको ब्रेक कर पा रहे थे। ठीक है, और मैं यहाँ पे अलोंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो अलोंग वर्ड यूज कर रहा हूँ इनके लिए। तो ए cos थीटा बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये इट इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, एंड बी cos थीटा इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। और उसको फाइंड करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो जाएगा। अब अब चलते हैं कि किस तरीके से आएंगे सर ये क्वेश्चन, क्योंकि ए डॉट बी तो अभी भी अननोन ही है आपको इसमें, कि अगर हमको ये निकालना है तो ए डॉट बी तो पता होना चाहिए ना इस फॉर्मूला में। ए cos थीटा, या तो cos थीटा ही पता हो तो ए पता चला, cos थीटा पता चल गया तो ए cos थीटा डायरेक्टली आ गया। नहीं तो फिर ए डॉट बी पता हो, तो हम डॉट प्रोडक्ट कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे करते हैं। अगला प्रॉपर्टी ये देख रहे हैं। या उससे पहले आप ये लिख लीजिए, क्योंकि एक चीज उसको डिराइव करने के लिए भी हमें कुछ बेसिक एक पता होना चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी ऐसा लिख लीजिए, आप फिफ्थ प्रॉपर्टी को इस फॉर्म में लिखिए कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ये पता है हमको वैसे, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या था कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये श्योरिटी है हमारे पास। इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये आपका टेक अवे था जो हमने पहले पढ़ा था, कि वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, क्योंकि कोस जीरो हो जाता है। अब इसी इसी को अगर मैं इसके लिए देखूं, तो आप इस ये बता सकते हो क्या होगा आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या होगा केशव। आई डॉट जे क्या होगा। हाँ जी,
आर्यन यस सर। क्या होगा आई डॉट जे? सर के होगा आई डॉट जे। ऊपर क्या लिखा है? अगर मैंने लिखा है कि इफ ए जीरो डॉट, जीरो। हाँ ए डॉट बी अगर क्या है, जीरो है, तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? जीरो। तो आई किधर होगा? आई तो इधर होता है, जे इधर होता है, और के इधर होता है, के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो इनके बीच भी एंगल 90 है, इनके बीच भी एंगल 90 है, और इनके बीच भी एंगल 90 होता है। तीनों एंगल 90 होते हैं। तो आई डॉट जे हमेशा क्या आएगा? जीरो। इसी तरीके से जे डॉट के क्या आएगा? जे कैप डॉट के कैप, ये भी क्या आएगा? जीरो। ठीक है। और थर्ड अगर मैं करूं, के डॉट आई, ये क्या आएगा? ये भी जीरो। तो कोई भी, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आई डॉट जे इक्वल टू जीरो, जे डॉट के इक्वल टू जीरो, और के डॉट आई इक्वल टू जीरो होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर आप लिखना चाहो आई डॉट आई, ये क्या होगा? ये बता सकते हैं आई डॉट आई क्या होगा? आई डॉट आई क्या होगा? ये कैसे आएगा? सोचो थोड़ा दिमाग में। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हमने कुछ अलग पूछ रहे हैं, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। बेसिक डेफिनेशन पे जाओ। ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। उस एनालॉजी को यूज करो, आई डॉट आई बताने की कोशिश करो क्या होगा। आई डॉट आई जो आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और कोसाइन कितना आएगा? दोनों आई कैप है, तो दोनों के बीच एंगल कितना आएगा? जीरो। आई कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, तो मैग्नीट्यूड आई कैप कितना होगा? वन यूनिट। आई कैप भी वन यूनिट, और कोस जीरो भी कितना होता है? वन यूनिट। तो आई डॉट आई कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका वन यूनिट। ये समझ आया कि नहीं आया, पहले आप ये बताओ। आर्यन यस सर। सिंपल है समझना इसको? आ गया समझ। ठीक है। और अगर मैं इसी को लिखूं कि जे डॉट जे क्या होगा, तो सेम एनालॉजी से लिख सकते हो कि ये भी क्या होना चाहिए? वन। क्योंकि जे का मैग्नीट्यूड भी वन है, दूसरे जे का मैग्नीट्यूड भी वन है, और कोसाइन ऑफ जीरो वो भी वन होता है। इसी तरीके से के डॉट के भी क्या होता है? वो भी वन होता है। तो अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जीरो मिलेगा। और हमको इसी इसी एनालॉजी से मिलता है ये वाला पार्ट, कि ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के डॉट आई, कुछ भी, कोई भी इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, किन्हीं भी दो पेयर का जो परपेंडिकुलर है, जीरो मिलने वाला है। ठीक है। और ये क्या देगा हमको? आई डॉट आई, आई डॉट आई, आई डॉट आई, ये हमको किससे मिला? ये बेसिक डेफिनेशन से मिला। ये बेसिक डेफिनेशन यूज की, ये यहाँ से, ये हमने यहाँ से यूज पुट करके निकाल दिया कि ये तीनों वन देंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये इसमें कुछ टाइम लिमिट है क्या? अच्छा, ये वो नहीं है ना, अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट से यूज कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये क्लास एंड हो ना, रिज्वाइन कर लेना, ठीक है आप लोग। हेलो। यस सर। हाँ, अगर ये क्लास स्टॉप हो जाए बीच में तो आप इसको तभी उसी आईडी से रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। वो कुछ अकाउंट ना उन्होंने ब्लॉक कर दिया, कुछ गलत आईडी 2-3 बार डाल दी, तो वो अब टेम्परेरी एक दिन के लिए ब्लॉक हो गया, जो ऑफिशियल अकाउंट था। तो वो कल तक अब ओपन होगा।
अब यहाँ से देखो अगली प्रॉपर्टी इसी से ही अब 6 प्रॉपर्टी में अगर मैं जाऊं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी अब आप समझ आ जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, और कौन से कंपोनेंट मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। जैसे ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ तो मतलब ए वेक्टर जो है इस तरीके से लिखा होगा कि a1 आई कैप प्लस ए या ए एक्स लिख दो, ए एक्स आई कैप ए वाई सॉरी 1 2 3 1 2 3 लिख दो इसको, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस a3 के कैप, इस तरीके से अगर लिखा हो एक तो ये सिनेरियो है। और दूसरा जो बी वेक्टर है वो इस तरीके से लिखा हो कि b1 आई कैप b2 जे कैप और प्लस b3 के कैप, एक ये लिखा हो वेक्टर। तो आपको अगर इस तरीके से दिया और आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए डॉट बी, व्हाट इज ए डॉट बी, तो आपका आंसर जो है सिंपल है, क्योंकि ये देखो वेक्टर तो होगा नहीं तो स्केलर ही आंसर आना चाहिए, तो आई कैप जे कैप के कैप तो लगानी होगा आंसर में, क्योंकि हमको पहले से ही पता है वो वेक्टर नहीं है क्वांटिटी। तो अब अगर वो आई कैप जे कैप के कैप के नहीं होगा तो बस एक नंबर के टर्म में होगा, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ऐसा एक नंबर आएगा। ये आपका a डॉट बी का आंसर आएगा। आया समझ? ये अब आया कैसे? अब एक तो ये तो या तो रट लो या फिर इसको पूछ सकते हो कि सर ये आया कैसे। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप ये सोचो। आप मल्टीप्लाई करने के लिए तो पहले तो ए को लिखते हैं a1 आई कैप, फिर a2 को लिखते a2 जे कैप, फिर a3 को लिखते a3 के कैप, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको किसके साथ, b1 आई कैप का प्लस b2 जे कैप का और प्लस b3 के कैप के साथ, इसके साथ इनको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कैसे करते हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मैंने अभी ऊपर भी बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेगा कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ये। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट टर्म में तो आपके एक एक टर्म मिलने वाला है। वो टर्म किस किस तरीके का मिलने वाला है, यहाँ पे आई होगा और यहाँ पे भी आई होगा, उसमें आई डॉट आई, यहाँ पे मिलने वाला आई डॉट जे और यहाँ पे मिलने वाला आई डॉट के। और हमने ऊपर अभी अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है कि जब भी दो परपेंडिकुलर जो है उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा वो तो जीरो हो जाएंगे टर्म, तो जहां पे भी आई डॉट जे आई के जे के ये वाले आएंगे वो तो हो जाएंगे जीरो और आई डॉट आई बन जाएगा 1। तो इसमें मैं एक टर्म लिख के दिखा रहा हूँ। तो पहला जो टर्म बनेगा अगर इन तीनों को एक्सपेंड करूं तो a1 b1, ये तो क्योंकि मैग्नीट्यूड ही है और वेक्टर थे आपके आई डॉट आई, ऐसा। दूसरे में बनेगा, यहाँ दूसरे के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो a1 b2 आई डॉट जे, और तीसरे में जो बनेगा a1 b3 आई डॉट के। ये पहला सिर्फ a1 का आई कैप का मल्टीप्लाई किया हूँ। इस केस में क्या होगा आपको ये पता चल जाएगा कि दिस टर्म विल बिकम जीरो क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, दिस टर्म विल बिकम जीरो क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर है, एंड दिस टर्म विल बिकम, ये क्या बन जाएगा, दिस टर्म विल बिकम 1। तो आपका इससे आंसर क्या आया, बस आंसर आपको जो मिलेगा वो आउटपुट यही मिलने वाला है a1 b1, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया a1 b1।
यही अगर आप एक्सपेंड करो A2 के लिए, तो A2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? A2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, A2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और A2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। यहाँ से क्या मिलने वाला है? J डॉट I क्या हो जाएगा? 0, J डॉट J 1 और J डॉट K 0। तो आपको यहाँ से जो मिलने वाला है बस ये मिलने वाला है, A2 B2। इसी तरीके से A3 को करोगे जब, तो A3 B3 बचेगा बस, बाकी दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। तो हर प्रोडक्ट के कोरस्पॉन्डिंग दो टर्म जीरो होते रहेंगे और तीसरा टर्म बचता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जो ऊपर लिखा था ना, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा था क्योंकि ये बाकी चीजें समझने के काम आते हैं। तो A डॉट बी निकालना किसी भी कार्टेशियन फॉर्म के लिए बहुत आसान है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं, इस फॉर्म में अगर वेक्टर दिया हो तो A डॉट बी लिखना सबसे आसान होता है। क्या होता है? जस्ट I के कंपोनेंट का प्रोडक्ट, J के कंपोनेंट का प्रोडक्ट और K के कंपोनेंट का प्रोडक्ट और उनका सम कर दो बस। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं जैसे आपसे पूछूं कि अगर A वेक्टर आपको दे दूं, वो दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 1k कैप, और मैं इसको B वेक्टर भी दे दूं, ये दे दूं 4j कैप प्लस 7k कैप, आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज A डॉट बी, ये बता पाओगे? बताइए जल्दी से बताओ, 1 मिनट से भी कम टाइम में, देखना भी नहीं है। क्या आंसर आएगा? आर्यन? सर 1। 1। केशव? सर 1। 1। क्योंकि यार देखो, यहाँ पे तो आई का कंपोनेंट है नहीं, तो आई का कंपोनेंट नहीं है तो आई के कंपोनेंट को क्या लिखोगे? 0 i कैप, क्योंकि है ही नहीं वो तो आप आई के कंपोनेंट का प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू 0, जे के कंपोनेंट का प्रोडक्ट मतलब 4 इंटू 2, सर 5 है। हाँ, और के कंपोनेंट का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 इंटू 7। तो आपका 1 आंसर क्यों आ रहा है यहाँ पे? सॉरी 3 आएगा, ये 3 है। सर जे को आई मान जे को आई क्यों मान लिया? आई वाली गड़बड़ हो गई। आई वो जे पहले लिखा है ना, तो स्टार्टिंग में आई लिखते हैं, 4i j 7 को। आई कंपोनेंट था ही नहीं, इस वजह से लिखा ही नहीं आई। तो यहाँ पे आएगा J12 माइनस 7, तो आंसर आएगा 5। ठीक है, तो ये आंसर A डॉट बी, और 5 एक नंबर आ रहा है तो कोई डायरेक्शन नहीं है, एक स्केलर नंबर आ रहा है बस आंसर। और वो डायरेक्शन क्यों नहीं आ रही है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये देखो, ये जो डायरेक्शन वाला पार्ट था ना वो चला गया। आई डॉट आई किया तो 1 बन गया, आई डॉट जे बन गया तो 0 बन गया, आई डॉट के किया तो 0 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से 9 टर्म आएंगे, क्योंकि 3 मैंने पहले 3 ही लिखे हैं, तो 9 में से 6 0 बन जाएंगे और 3 मैंने ये इधर वाले लिख दिए ये टर्म करके। और क्वेश्चन इस तरीके से रहते हैं कि ए दिया होगा, बी दिया होगा, ए डॉट बी पूछा होगा, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, आई के कंपोनेंट को आई से प्रोडक्ट कर दो, जे के कंपोनेंट को जे से प्रोडक्ट कर दो और के कंपोनेंट को के से प्रोडक्ट कर दो। अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो काइंडली रीजॉइन इट। ठीक है, ये अभी लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है मुझे, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है।